हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नया सब्जेक्ट जो कि है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का। और ये इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सब्जेक्ट जो है आपका जो पॉलिटेक्निक है, पॉलिटेक्निक में EIM नाम से चलता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। अब और बीटेक में भी हमारा मेजरमेंट सब्जेक्ट चलता है। तो आज हम लोग मेजरमेंट सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं मेजरमेंट सब्जेक्ट को और इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मेजरमेंट सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि मेजरमेंट सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ते हैं और किस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे, कैसे इसको पढ़ेंगे और साथ में इस सब्जेक्ट को किस तरीके से कवर करना है। तो देखिए, बात कर रहे हैं मेजरमेंट सब्जेक्ट की हमारे। तो इसमें अगर हम बात करें मेजरमेंट होता क्या है, तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, मेजरमेंट जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में जब भी मेजरमेंट की बात आती है तो कौन कौन सी क्वांटिटी हैं जो हमको मेजरमेंट करनी पड़ेगी। तो जब इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल में आप सभी लोग जानते होंगे कि हमेशा वोल्टेज और करंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। यानी कि जब भी आपके दिमाग में आता है कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो होती है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि वोल्टेज होगा या करंट होगी, वोल्टेज करंट। ठीक है, यानी कि हम मेजरमेंट में जो भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उन सबको मेजर करते हैं, यानी कि उनको मापते हैं। तो किस तरीके से मापते हैं, क्या मेथड्स होते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स का किस तरीके से यूज किया जाता है, तो वो सारे जो हमारे डिवाइसेस होते हैं, जो क्वांटिटीज़ होती हैं, इनको किस तरीके से मेजर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमको इस सब्जेक्ट में पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेजरमेंट एक्चुअली में होता क्या है, मेजरमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेजरमेंट क्या चीज़ है। तो देखिए, मेजरमेंट की अगर बात करें तो कोई भी मेजरमेंट हो, जैसे मान लो हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट हो चाहे मैकेनिकल का मेजरमेंट हो, तो यहाँ पे अभी हम फिलहाल मेजरमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो मेजरमेंट का मतलब क्या है। तो मेजरमेंट का अगर हम लोग बात करते हैं, हिंदी में मापन कहते हैं। और मापन से हम लोग क्या करते हैं, आपके सबसे पहले दिमाग में यही आएगा कि मेजरमेंट होता क्या है। तो मेजरमेंट एक्चुअली में क्या है कि जो भी हमारी फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं या फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी कैसे है, जैसे मान लो साउंड हो गया, हमारे आवाज़ हो गई, ठीक है। और मान लेते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में जैसे वोल्टेज हो गया, ठीक है, करंट हो गया। तो ये सब क्वांटिटीज़ हमारी, मान लो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या करते हैं, एक मीनिंगफुल क्वांटिटी में अगर बदलना है। मीनिंगफुल क्वांटिटी का मतलब क्या है, मीनिंगफुल क्वांटिटी यानी मीनिंगफुल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिससे हम पता कर सकें कि वो कितना उसका मैग्नीट्यूड है और साथ में उसकी यूनिट क्या है, क्या यूनिट है, यानी कि जिससे हम ये भी पता कर सकें कि क्या चीज़ है कि इसको हमने मेजर किया है और साथ में उसको कितना मैग्नीट्यूड में है। जैसे जब भी मेजरमेंट की बात आती है तो दो चीज़ें इसमें आती हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ में क्या होगा, प्लस जो इसकी यूनिट होती है। अब जैसे मान लो हम ऐसे ही जनरल अगर बात कर लें, जैसे लेंथ है तो लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में, ठीक है, मीटर में। इसी तरीके से अगर हम आपसे ये कहें कि मेजरमेंट, अगर आपने कोई एग्जांपल लिया, जैसे सपोज करो 50 मीटर, तो 50 मीटर का मतलब क्या है, 50 मीटर का मतलब क्या है, यानी कि मेजरमेंट के दौरान हमने 50 मीटर लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि 50 क्या है। 50 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, 50 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। जबकि मीटर क्या है, मीटर हमारी यूनिट है। अब यूनिट किसकी है, तो हम यूनिट से पता कर सकते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है। तो मीटर एक्चुअली में क्या है, मीटर हमारी एक क्वांटिटी है जो किसको बताती है, डिस्टेंस को बताती है, ठीक है। डिस्टेंस से मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर हम मीटर में करते हैं। तो इस तरीके से कहने का मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उस फिजिकल क्वांटिटी को हमने एक मीनिंगफुल क्वांटिटी में बदलना ही क्या कहलाता है,
मेजरमेंट कहलाता है, यानी कि हमको जानकारी हो जाती है उस क्वांटिटी के बारे में। अब इतनी बात हो गई मेजरमेंट की। अब मेजरमेंट एक्चुअली में प्रोसेस होता है। ये क्या है? एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी अननोन क्वांटिटी को, मान लो अननोन क्वांटिटी को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक स्टैंडर्ड मान से कंपेयर कराते हैं, स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर कराते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, हमारा मेजरमेंट हो जाता है, जिससे हमको एक मीनिंगफुल क्वांटिटी मिल जाती है। इतनी बात समझ में आई? यानी कि अगर आप मेजरमेंट को प्रोसेस एक डिफाइन करोगे तो सिंपली यही कहोगे कि मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी अननोन क्वांटिटी को, अननोन क्वांटिटी का मतलब जो अज्ञात वैल्यू है, जो हमको नहीं पता है, उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। तो सिंपली क्या कहोगे, मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी फिजिकल पैरामीटर्स को एक मीनिंगफुल पैरामीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और फिजिकल पैरामीटर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करा के क्या करते हैं, कंपेयर किससे करते हैं, एक स्टैंडर्ड वैल्यू से। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? स्टैंडर्ड वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हमारी हर जगह पे वैलिड हो, ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा एक मानक डिसाइड कर दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिसाइड कर दी जाती है, जिससे हम कंपेयर करके उस क्वांटिटी को मेजर करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेजरमेंट का एक तरीके से डेफिनेशन हो गया। अब ये सारी जो डेफिनेशन हुआ या पूरा जो नोट्स की अगर बात करें तो ये नोट्स हम आपको लिंक पे प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ केवल हम आपको समझाएंगे और नोट्स आपको प्रॉपर तरीके से आपको लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं मेथड ऑफ मेजरमेंट की, मेथड ऑफ मेजरमेंट की। तो मेथड क्या क्या होते हैं मेजरमेंट के? तो बेसिकली मेथड की अगर बात करें तो ये दो टाइप के मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक तो मेथड हमारा डायरेक्ट मेथड कहलाता है, डायरेक्ट मेथड, और दूसरा जो मेथड कहलाता है वो होता है इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड क्या है और इनडायरेक्ट मेथड क्या है? तो मेजरमेंट के दौरान हम लोग जब डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो इस मेथड में मान लो जो अननोन क्वांटिटी है, यानी कि जो अननोन क्वांटिटी है, उस अननोन क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एक स्टैंडर्ड मान से कंपेयर करा लेते हैं, स्टैंडर्ड मान से, यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर कराते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर कराते हैं। तो इस तरीके की जो मेजरमेंट कहलाती है वो डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाती है। अब डायरेक्ट मेजरमेंट में दिक्कत क्या होती है, तो डायरेक्ट मेजर में एक कमी है। क्या कमी है? क्योंकि जब हम कंपेयर कराते हैं तो कंपेयर कराने से क्या होता है, कुछ एरर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कौन कौन से एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं? जैसे ह्यूमन एरर आ सकती है। ह्यूमन एरर का मतलब क्या है कि जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जो मेजर कर रहा है, जो भी कंपेयर करने वाला ह्यूमन है या व्यक्ति है, उससे गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं जो डायरेक्ट मेथड होता है वो इनएक्यूरेट मेथड होता है। क्या होता है वो, कैसा मेथड होता है? इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। तो जिसका रिजल्ट जो है वो थोड़ा इनएक्यूरेट आता है, बिल्कुल पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं आ पाता है, ठीक है। अब बात आती है इनडायरेक्ट मेथड की। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड एक्चुअली में जो हम मशीन्स का यूज करते हैं कंपेयर कराने के, कंपेयर कराते हैं मान लो, तो इसमें मशीन्स का, इंस्ट्रूमेंट्स का, जो भी हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका यूज करते हैं। जैसे वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, इन सब का यूज करते हैं। इन सबको यूज करके हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट करते हैं। अब इसकी एक कह सकते हैं, इसका एडवांटेज ये होता है कि ये मेथड हमारा एक्यूरेट भी होता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं तो ये एक्यूरेट भी होता है। साथ में इसकी सेंसिटिविटी है वो भी
ज़्यादा होती है, यानी कि मोर सेंसिटिविटी होती है इसकी, मोर सेंसिटिव कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब ये जो मेथड है वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड को यूज नहीं कर पाते हैं, तो इस मेथड को वहीं प्रेफर होता है जहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और आपको एक्यूरेट वैल्यू अगर चाहिए तो डायरेक्ट मेथड का यूज ना कर करके हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। तो इस तरीके से मेजरमेंट का जो है बेसिक आपको पता होना चाहिए कि दो टाइप के मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या है, हम डायरेक्टली एक स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करा के अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एरर होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, ह्यूमन एरर, क्योंकि ह्यूमन उसमें मेजर करता है। ऐसे इनडायरेक्ट मेथड, ये जो हमारे साइंटिफिक मेथड होते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा हम लोग ये मेजर करते हैं। एक्यूरेट मेथड इसको कहा जाता है, मोर सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब बात आती है कि इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, तो आप पढ़ोगे दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमारा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। और प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट को ही हम लोग एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्या होता है, तो अभी हम देखते हैं। दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट और प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंट कहें, ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? मेजरमेंट के दौरान जब हम कोई क्वांटिटी मेजर करते हैं तो उस केस में जो क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या करते हैं, यानी कि क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो उस क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के दौरान जो उसका मैग्नीट्यूड होता है, उस मैग्नीट्यूड को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? एक फिजिकल कांस्टेंट किस में मेजर करते हैं? इंस्ट्रूमेंट का एक फिजिकल कांस्टेंट पैरामीटर्स में मेजर करते हैं। क्या है? फिजिकल कांस्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल कांस्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के टर्म्स में मेजर किया जाता है। तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स में बात करें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो वो एग्जाम्पल होते हैं हमारे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। दूसरा एग्जाम्पल जो होता है रेलीज करंट वैलेंस बोला जाता है, रेलीज करंट वैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो ये दो इंस्ट्रूमेंट हमारे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। अब समझ लेना, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट या एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट यही है जो हमारे एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड होते हैं और इन स्टैंडर्ड की हेल्प से ही, यानी कि इस प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ही हम क्या करते हैं? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको पता होना चाहिए। तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो सारे एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि जो है इनके फिजिकल कांस्टेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के टर्म में मेजर करते हैं कोई भी क्वांटिटी को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें तो इसमें मेजरमेंट जब हम करते हैं कोई भी क्वांटिटी को, तो बेसिकली जो आउटपुट है, यानी कि जो आउटपुट कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कोई डिस्प्ले करते हैं हम आउटपुट को, उस डिस्प्ले को हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्विंग करते हैं। ऑब्जर्व करके हम क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंट को देख सकते हैं। जैसे वोल्ट मीटर हो गया, तो वोल्ट मीटर में हम जानते हैं क्या होता है? एक पॉइंटर होता है। इस तरीके से जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें मान लो हमारी रीडिंग इस तरीके से लिखी रहती है स्केल के ऊपर, तो
जो पॉइंटर हमारा क्या होगा, पॉइंटर जब हमारा डिफ्लेक्ट करता है तो किसी न किसी एक पॉइंट पे रुक जाएगा, और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस पॉइंट पे हमारा इंस्ट्रूमेंट रुका हुआ है। तो उसको जिस पॉइंट पे हमारा पॉइंटर रुका है तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे जो भी क्वांटिटी लिखी गई है, मान लो वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 से 100 वोल्ट का मान लेते हैं, तो यहाँ से मान लो 50 वोल्ट पे रुका है हमारा पॉइंटर, तो यहाँ पे 50 वोल्ट को हमने क्या किया, ऑब्जर्व कर लिया, यानी कि इंडिकेट कितनी है 50 वोल्ट पे हमारा पॉइंटर रुका है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारे आउटपुट या डिस्प्ले पे ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से बनाए जाते हैं। एक ये बात याद रखनी है। ठीक है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट से कैलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक, तो इसमें जो इंडिकेशन होता है, एक तरीके से जो ऑब्जर्वेशन हम करके मेजरमेंट करते हैं, वो हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कुछ समझ में आया आपको, बताइए। तो ये बेसिक है, आपको इतना आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए, फिर अभी हम लोग अच्छे से और स्टार्ट करेंगे आगे। ठीक है, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझ गए, वो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के दौरान हम क्या करते हैं, कोई भी क्वांटिटी को ऑब्जर्व करके जो हमारी इंस्ट्रूमेंट में इंडिकेट की गई वैल्यू है उसको ऑब्जर्व करके हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट। ये तो हमने बात कर ली, ये तो दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स ही 95% सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जब हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट के दौरान कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको जान लेनी चाहिए। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट सिस्टम। जब भी हम किसी मेजरमेंट सिस्टम से क्या करते हैं, किसी क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो मेरा मेजरमेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं कितना एक्यूरेट है, कितना उसमें एरर आई है, कितनी गलती हुई है, तो उस सबको हम लोग चेक करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछी जाती है उसकी डेफिनेशन। तो एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी क्या होती है ये पूछा जाता है। तो अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। तो एक्यूरेसी हमको ये बताती, जब भी हम कोई क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो एक्यूरेसी हमको ये बताती है कि वो ट्रू वैल्यू या हम कह सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है, उस एग्जैक्ट वैल्यू से कितने पास में हम पहुंच रहे हैं, यानी कि कितने एग्जैक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू के पास में पहुंचते हैं, वो हमारा एक्यूरेसी कहलाता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मान लो हमारी कोई एग्जैक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू हम मान लेते हैं कितनी है, 100 वोल्ट है, ट्रू वैल्यू 100 वोल्ट। आपने मेजरमेंट किया, यानी कि मेजर्ड वैल्यू आपने क्या की, जो आप मेजर करते हो उसी को मेजर्ड वैल्यू बोला जाता है, ये याद रखना। तो आपने सपोज करो मेजर्ड वैल्यू कितना मेजर किया, वो मेजर किया है आपने 95 वोल्ट। ठीक है, आपका एक दोस्त आया, उसने मेजर्ड वैल्यू मान लो दूसरी मेजर्ड वैल्यू मानी है, तो उसने मेजर किया है 96 वोल्ट। एक और आपका दोस्त आया, उसने मेजर किया है 97 वोल्ट। इस तरीके से तो 3 लोग हैं, 3 लोगों ने अलग अलग वैल्यू को मेजर किया, ये हमने एग्जांपल लिया है। अब आपसे ये कहा जाए कि सबसे एक्यूरेसी सबसे अच्छी किसकी है, तो आप क्या कहोगे? एक्यूरेसी सबसे अच्छी किसकी होगी, यानी कि जिसका मेजरमेंट हमारा ट्रू वैल्यू के जितने नज़दीक होगा। तो ट्रू वैल्यू के सबसे नज़दीक कौन सी है? 97, क्योंकि 97 हमारा 100 के पास में है बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे अच्छी एक्यूरेसी क्या होगी, ये थर्ड वाले की। तो थर्ड वाले की एक्यूरेसी सबसे अच्छी होगी। इसी तरीके से सबसे इन तीनों में सबसे ख़राब एक्यूरेसी किसकी होगी, तो वो
95 जिसने मेजर किया है उसकी सबसे ख़राब होगी। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेसी एक्चुअली में क्या है। एक्यूरेसी है कि क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। क्या होता है? क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, यानी कि ट्रू वैल्यू के या एग्जैक्ट वैल्यू के कितने पास आप मेजर करते हो, वही वैल्यू हमारी एक्यूरेसी को बताती है, वही वैल्यू हमारी एक्यूरेसी को कंफर्म करती है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को? बताइए। तो जैसे अभी आप लोग एरर भी पढ़ोगे, चलिए एक बात कर लेते हैं एरर की। तो एरर क्या है? तो एरर बेसिकली क्या है? एरर एक कह सकते हो आप अपने भाषा में कि एक मिस्टेक है, एक गलती है, ठीक है। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं कोई क्वांटिटी को, तो एरर को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? एरर होती है मेजर्ड वैल्यू माइनस के ट्रू वैल्यू, यानी कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोल देते हैं एरर। बात समझ में आई है? यानी कि अगर एरर की बात करें तो हमने एरर बताया क्या है? एरर हमने बताया क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस के ट्रू वैल्यू, यही होता है। ये एक्चुअली में आप फॉर्मूला याद रखिए कि एरर जब भी निकालनी होगी तो मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो मेजर्ड वैल्यू होती क्या है? मेजर्ड वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आप खुद से मेजर करते हो, ठीक है। तो मान लिया मेजर्ड वैल्यू, एक आपका फ्रेंड है, आपके मेजर फ्रेंड ने मेजर किया एक कोई वैल्यू और उसने मेजर किया मान लिया 95 ही मान लेते हैं, 95 वोल्ट, और उसकी ट्रू वैल्यू है मान लो वो है 100 वोल्ट, ठीक है। मान लो वोल्टेज मेजर कर रहे हो। तो दूसरा फ्रेंड है, उस दूसरे फ्रेंड ने मेजर किया मान लो कितना? 100.5 वोल्ट, ठीक है। अब आपसे ये कहा जाए कि एरर बताइए, दोनों ने एरर कितनी कैलकुलेट की, तो एरर कैसे बताओगे? तो एरर इक्वल टू क्या करोगे? मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू कितनी है आपकी? मेजर्ड वैल्यू सबसे पहले उसने 95 मेजर किया, तो 95 माइनस के क्या करोगे? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी है? 100, तो 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर? तो ये आएगा माइनस के 5 वोल्ट। दूसरा फ्रेंड है, उसने मेजर क्या किया? 100.5 माइनस के 100 इक्वल्स टू 0.5, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव। तो आप देख सकते हो कि एरर जो है वो हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यानी कि एरर एक्चुअली में ये बताती है कि कोई भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हमने जो मेजर की है वो ट्रू वैल्यू के बीच में कितना अंतर बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऐसा भी हो सकता है कि जब मेजर किया तो वो ट्रू वैल्यू से कम भी मेजर कर सकता है, हो सकता है ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी मेजर कर सकता है कि नहीं। तो इस तरीके से हम एरर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एरर होती है वो हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। बात समझ में आई? तो ये एरर हो गया, यानी कि त्रुटि जो बोलते हैं हम लोग, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सब लोगों को? अब नेक्स्ट जो क्वांटिटी आती है हमारी प्रिसीजन। आप सब लोग पढ़े होंगे प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है एक्चुअली में? ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है मेजरमेंट की। तो देखिए प्रिसीजन का मतलब आप एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि क्लियरिटीनेस। क्या है? क्लियरिटीनेस समझिए, यानी कि प्रिसीजन का मतलब यही होता है कि कोई भी वैल्यू मान लो अगर कितनी बार रिपीट हो रही है, रिपीटेबिलिटी को भी बताती है। क्या बताती है? ये रिपीटेबिलिटी को बताती है। अब रिपीटेबिलिटी बताएगी तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि हो सकता है गलत वैल्यू को रिपीट कर रहा हो सकता है सही वैल्यू को बार बार रिपीट कर रहा हो। तो प्रिसीजन होने का मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं कि प्रिसीजन सही है तो उसकी ट्रू वैल्यू ही होगी, तो वो सही वैल्यू होगी, तो इसमें एरर कम होगी, एक्यूरेसी ही उसकी अच्छी होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो सिंपली मान चलो आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे सपोज करो 3 हमने एक टारगेट दिया है और इस तरीके से 3 हमने गोले बना दिए से
टारगेट है मान लो टी आपका, ठीक है। आपने सपोज करो इसमें बहुत सारे गुब्बारे बंधे हुए हैं और आप गन से इस गुब्बारे को फोड़ते हो, तो पहले गोले में, दूसरे गोले में, तीसरे गोले में, और टारगेट हमारा टी पे है। तो सपोज करो आपने क्या किया, आपने एक बार गन चलाई और गोली आपकी कहाँ लगी, जाके इस वाले सर्किल में, ठीक है। एक बार आपने गोली चलाई तो इस वाले सर्किल में लगी जाके, दूसरी बार आपने गोली चलाई तो आपकी इस पे लगी जाके, इसमें लगी जाके, ठीक है। और एक और हम मान लेते हैं, एक सर्किल और बनाते हैं। तो उस केस में हमने मान लिया कि टारगेट ये है और एक बार आपने गोली चलाई तो एक बार गोली इसमें चली, इस सर्किल में आई, दूसरी बार गोली चलाई तो इसमें आई, तीसरी बार आपने गन चलाया तो फिर भी हमारे इसी में टारगेट पे आई, ठीक है। तीसरा और हम बना लेते हैं, मान लो एक टारगेट हमारा ये बीच में है, तो आपने जब गोली चलाई तो गोली चलाने से क्या है, मान लिया हमने एक गोली चलाई तो टारगेट के बीच में बनी, दूसरा टारगेट में ही बनी, तीसरी भी गोली टारगेट पे लगी। तो इन सब में आपसे ये पूछा जाए कि किसका प्रिसीजन अच्छा है और किसकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप कैसे बताओगे। तो प्रिसीजन का मतलब क्या है, आप हमेशा याद रखना, प्रिसीजन का मतलब है कोई भी वैल्यू को बार बार रिपीट होना, या कंसिस्टेंसी बोलते हैं जिसको। प्रिसीजन का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी, ठीक है। एक बात और लिख लेना, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जैसे मान लो बात करें, टारगेट आपने देखा तो यहाँ पे टारगेट पे एक गोली लगी, एक गोली हमारी यहाँ पे, एक गोली, यानी कि तीनों सर्किल में तीनों बार एक एक गोली, यानी कि मतलब टारगेट तीनों पे आपका टारगेट जो है नहीं लग पाया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ना तो हमारे वैल्यू कोई प्रिसाइज है और ना ही कोई वैल्यू हमारी यहाँ पे एक्यूरेट हो पाई है। बताइए, एक्यूरेट का मतलब क्या, कि यहीं पे होना चाहिए, टारगेट पे ही सारी गोली लगनी चाहिए, ना तो एक्यूरेट हो पाई तीनों की। तो ये हम कह सकते हैं, ना तो ये वाला गोला क्या बताएगा, ना तो प्रिसीजन है, ना तो प्रिसाइज है, ना एक्यूरेट है। तो ये दूसरा गोला क्या बताता है, दूसरा गोले में ये बताता है कि हमारा वैल्यू तो प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। क्या है, प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रिसाइज का मतलब ही हमने बताया कि वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। तो कंसिस्टेंसी का मतलब कि एक ही गोले में देखो तीनों गोली लगी हैं, है कि नहीं, एक ही गोली में तीनों गोली लगी हैं मान लो, तो ये प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं। एक्यूरेट कब होता, जब ये टारगेट पे तीनों गोली लगती। तो बात समझ में आ गई। ऐसे ही मान लो यहाँ पे देखें इस गोले में, तो इसमें क्या है, इसमें मान लो हमने हमारा क्या है, एक्यूरेट है, इसमें वैल्यू कैसी है, एक्यूरेट है, बट एक्यूरेट के साथ साथ में क्या है, प्रिसाइज भी है। प्रिसाइज में यानी कि प्रिसीजन भी इसका अच्छा है। क्यों, क्योंकि एक टारगेट पे भी फिक्स बैठ रही तीनों गोली और साथ में कंसिस्टेंसी भी आई, यानी कि तीनों गोली हर बार इसी गोले पे लगी हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो प्रिसीजन भी है और एक्यूरेसी भी है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा प्रिसीजन और ट्रू वैल्यू या टारगेट में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रिसीजन मतलब यही है कि किसी भी वैल्यू को बार बार रिपीट होना, या किसी भी वैल्यू का बार बार कंसिस्टेंसी को ही हम एक तरीके से प्रिसीजन बोल देते हैं। ठीक है, तो प्रिसीजन का मतलब है कंसिस्टेंसी या शार्पली, ये बात याद रखना। ठीक है, आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये प्रिसीजन होता है। तो इस तरीके से कुछ और क्वांटिटी होती हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पे और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि हम पूरा सब आपका सिलेबस इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो जो भी आपके डिप्लोमा के स्टूडेंट हों या बीटेक के स्टूडेंट हों, वो दोनों लोग फॉलो कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसका नोट्स हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड करा दिया करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे केवल समझना है और नोट्स आपको साथ में डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा। चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे मुलाकात होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।